दार्जिलिंग का एक 3 दिन का शिविर योग के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में एक नई सोच, नई क्रांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की नई धारा यहां पर प्रवाहित हो, इसके लिए एक आधारशिला का काम करेगा। और मात्र 3 दिन के लिए ही दार्जिलिंग योग नहीं करेगा। यहां का बच्चा बच्चा, यहां के जवान, यहां के बुजुर्ग, यहां की मां बहन बेटियां पूरा दार्जिलिंग योग करेगा, पूरा हिंदुस्तान और एक दिन पूरा जहान योग करेगा और भारतीय संस्कृति की शरण में। अभी तक दार्जिलिंग की पहचान यहाँ की चाय की पत्ती के कारण से सुबह सुबह बहुत से लोग उठते हैं, सोचते हैं कि 2-4 पत्तियां इसमें दार्जिलिंग की होगी। कुछ लोग सुबह उठ करके दार्जिलिंग को चाय की पत्ती के साथ याद करते हैं। कुछ लोग दार्जिलिंग को यहाँ की खूबसूरती के लिए याद करते हैं। कुछ दिनों के बाद दार्जिलिंग को योग, अध्यात्म, आयुर्वेदिक और योगी टूरिज्म के लिए भी याद करेंगे, यहाँ की आध्यात्मिक सत्ता संपत्ति के लिए भी याद। अब हमारे मीडिया के भाइयों को एक बड़ी उत्सुकता है, बाबा जी गोरखालैंड के बारे में क्या बोलेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, बात आती है जब किसी राज्य के गठन की, तो वहां पर बात की जाती है कि भाई भाषाओं के आधार पर नए राज्य की गठन की बात करना न्यायपूर्ण नहीं है। एक तरफ दिया जाता है कि भाषा के आधार पर किसी नए राज्य की गठन की बात करना ये न्यायपूर्ण नहीं है। क्षेत्र के आधार पर किसी नए राज्य के का गठन का प्रस्ताव रखना यह न्यायपूर्ण नहीं है। और किसी क्षेत्र के लोगों ने कोई विशेष योगदान किया हो तो उनको राज्य के रूप में कोई पुरस्कार देना यह न्यायपूर्ण नहीं है। मैं 3 बातों का उत्तर देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पूरा हिंदुस्तान का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जम्मू कश्मीर से लेकर के, हिमाचल से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के और इधर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से लेकर के, असम से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, समुद्र के किनारे किनारे नीचे तक चले जाइए और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बाद में तमिलनाडु, केरल और उधर छोटा सा एक राज्य गोवा और फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश और फिर बीच में दिल्ली के चारों तरफ आ जाइए और वहां पर पंजाब, हरियाणा सबको देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात में लोग क्या गुजराती बोलते हैं, इसके आधार पर उस राज्य का पृथक अस्तित्व है या नहीं? जब गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है या नहीं? जब मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है कि नहीं? जब तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है या नहीं? जब तेलुगु बोलने वालों के लिए तेलंगाना बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है या नहीं? जब असमिया बोलने वालों के लिए असम बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है कि नहीं? जब ओडिया बोलने वालों के लिए उड़ीसा बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है या नहीं? जब बांग्ला बोलने वालों के लिए पश्चिम बंगाल बनाया जा सकता है तो ये न्यायपूर्ण है कि नहीं? तो यहाँ पर गोरखा वालों के लिए गोरखालैंड की बात करने वालों को ये कहां से अन्यायपूर्ण हो रहा है? और यहाँ के सब लोग नेपाली बोलते हैं कि नहीं? मुझे भी नेपाली समझने तो आती है, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। और मुझे नेपाली भाषा के लिए उतना ही गौरव है जितना हिंदी भाषा के लिए गौरव है। देखो, भारत में
नेपाली बोले ना, अरे बोलिए उधर नेपाल देश का तो नहीं है। ये दृष्टि ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में नेपाली भाषा को भी उतना ही गौरव होना चाहिए। बड़े संघर्ष के बाद नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद बने हुए उसमें भारतीय भाषाओं की में सम्मिलित किया गया। माने नेपाली भाषा को संविधान की अनुसूची में भारतीय भाषाओं में सम्मिलित करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तो तुम्हें गोरखालैंड के लिए भी आंदोलन करना पड़े तो कोई नई बात नहीं। अब बोलते गोरखालैंड होने से क्या हो जाएगा? यहां पर छोटे बच्चे भी और यहां पर बड़े भी। हमारे खून में एक जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा यह होना चाहिए, सबसे पहले मैं ईश्वर की संतान हूं। सबसे पहले मैं क्या हूं बोलो? ईश्वर का संतान, ईश्वर की संतान। हम सबसे पहले किसकी संतान है? ईश्वर। दूसरी बात, तो इस ईश्वर की संतान के रूप में जिन्होंने इस आर्यावर्त देश में जन्म लिया वो सब ऋषि पुत्र है कि राक्षस पुत्र? तो हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतान है, ये दूसरी बात है। लेकिन अब तीसरी बात यह है कि हमारी 1,98,8,90,116 वर्ष पुरानी, करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति में समय समय पर कुछ ऐसे अपने पूर्वज हुए, उनकी एक परंपरा चली आई है। ये कोई गोरखा कोई जाति पाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित वाल्मीकि आदिवासी वनवासी ऐसे कोई जाति नहीं है। गोरखा एक वो शब्द है जिसमें शौर्य, जिसमें स्वाभिमान, जिसमें खुददारी, जिसके अंदर अपने प्राणों की आहुति अपने वतन के लिए दे देना और डरना नहीं, अपने स्वधर्म अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना, उसे पीछे नहीं हटना। और हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से लेकर के और मैंने यूनाइटेड किंगडम तक, यूरोप तक देखा है, इंग्लैंड तक देखा है कि गोरखा नाम बोलते ही लोगों के मन में एक भरोसा जगता है, यह आदमी गद्दार नहीं हो सकता, यह आदमी धोखा नहीं कर सकता, इस आदमी को जहां खड़ा कर देंगे उसके लिए लड़ेगा और जीतेगा। ये तो बात है। अब गोरखा लोगों को मैंने देखा, लोग बोलते हैं गोरखालैंड होने से क्या हो जाएगा। अब इनसे पूछो गोवा होने से क्या हो गया? गोवा की आबादी कितनी है पता है आप लोगों को? इतनी है जितनी आप लोग 15-16 लाख। जब 15-16 लाख का गोवा एक छोटी सी आबादी होते हुए, और गोवा को तो आजाद होने में भी वक्त लग गया था, एक छोटी सी आबादी वाला गोवा जब विश्व के मानचित्र में अपनी जगह बना सकता है तो गोरखालैंड भी पूरी दुनिया के मानचित्र में अपनी जगह। आबादी से कोई देश महान नहीं हुआ करता, आबादी से कोई राज्य महान नहीं हुआ करता। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, कहा था अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आबादी कितनी है, मैं आप बच्चों को भी जानकारी हो जाएगी, आप बड़ों को भी। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है लगभग 2.5 करोड़। कितनी आबादी है? और क्षेत्रफल है हिंदुस्तान से 2.5 गुना ज्यादा। क्षेत्रफल कितना है हिंदुस्तान से? अब पूरी दुनिया में जब ताकतवर मुल्कों का नाम लिया जाता है तो उसका नाम तो हिंदुस्तान का कितना होना चाहिए? हमारी आबादी 125 करोड़ और उसकी आबादी 2.5 करोड़। कितना ज्यादा कमजोर होना चाहिए हमसे आबादी के हिसाब से? 50, 60, करीब 60 गुना पीछे होना चाहिए। उसकी आबादी नहीं, बात आबादी की नहीं,
बात वहां पर रहने वाले लोगों के जज्बे की है, ईमानदारी की है। वहां के लोग ऑनेस्टी के साथ, सुनो, ऑस्ट्रिया के लोगों ने ईमानदारी के साथ मेहनत की, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, और आज दुनिया के मानचित्र पर ऑस्ट्रेलिया का नाम गौरव से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आबादी कम होते हुए भी वहां के लोगों में शौर्य है, पराक्रम है, जज्बा है, मेहनत है, ईमानदारी है। और जब 2.5 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सिर उठा करके जीता है, तो अपने नागरिकों की संख्या के बल पर नहीं, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनके ज्ञान और स्वाभिमान के बल पर वो पूरी दुनिया में। इसमें गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख हमारे भाई विमल गुरुंग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो देखो, ये बातें सत्य बातें हैं ना। अब बोलते हैं बाबा जी जैसे आप बात करते हो वैसे दूसरे सन्यासी क्यों नहीं करते? अरे उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछते? मैंने कोई गलत बात की अभी तक? आज अभी तक मैंने कोई आपके सामने कोई गलत बात की? जन्म से लेकर के आज तक मैंने कोई गलत काम किया? ये मीडिया वालों ने तो जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां से लेके आज तक सब कुछ दिखाया। बाबा यहाँ इस खेत में पैदा हुआ, इस घर में रहा, इस स्कूल में पढ़ा, अरे सब किया। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। कहाँ हुआ हूँ? अनपढ़ इलिटरेट माँ बाप के घर में, किसान के घर में, गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, सामान्य परिवार में। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, बड़ा स्कूल हमें पढ़ने के लिए नसीब नहीं था, लेकिन सामान्य घर में, किसान परिवार में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ा करते थे। फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बुक चाहे सेकेंड हैंड ली हो, क्लास में पोजीशन हमेशा फर्स्ट रहती थी। सेकेंड, और मैं सबसे कहता हूं, हमें हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में रहना है नंबर, और करेक्टर में भी नंबर, और अपने कंट्री को भी बनाना है नंबर, और अपने गोरखालैंड को भी नंबर। ऐसा जज्बा होना चाहिए अपने भीतर। यही है स्वाभिमान।